नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आइकॉनिक ग्रुप के इस नए वीडियो में। और हर बार की तरह इस बार भी सवाल जवाब के इस सेशन के अंदर हम लोग आपके कुछ सवाल लेके आए हैं। एंड मैं आशा करता हूं कि ये कहीं ना कहीं आपकी होम बाइंग का जो प्रोसेस है, आप अगर अपने लिए घर ले रहे हैं तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, यशवर्धन गुप्ता जी हैं फ्रॉम मोहाली। तो इन्होंने सवाल किया है, व्हाट टू लुक इफ आई हैव फाइनलाइज द प्रोजेक्ट बट डूइंग द फाइनल स्टेप्स। दोस्तों, जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि हमारा सवाल जवाब का ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड नंबर 2 है। और हम लोग कुछ ना कुछ रियल एस्टेट के रिलेटेड जो क्वेश्चंस एंड जो क्वेरीज हमारे पास आती रहती हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स, हम उनके जवाब इस शो में देते हैं। आज का जो सवाल पहला है वो है यशवर्धन गुप्ता जी का। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने अगर कहीं पे कुछ फाइनलाइज कर दिया है तो हम बात कर रहे हैं कि जब आपने सारा सर्चिंग कर लिया है और सिलेक्शन भी हो गया है, लोकेशन भी डन हो गया है कि मुझे कहाँ लेना है फ्लैट, उसके बाद आप अब फाइनल टेबल के ऊपर बैठे हो, तो अभी आपको क्या करना है एंड किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए यशवंदर जी, आपको लगभग 5 चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको टोटल कॉस्ट का आइडिया होना चाहिए। टोटल प्राइस जो आपको पड़ रहा है, ग्रैंड प्राइस जो टोटल आपको इस अपार्टमेंट का या जो आप यूनिट ले रहे हैं उसका जो है आपको पता होना चाहिए, जिसमें कि आपका बुकिंग अमाउंट क्या है, आप कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या पैसा दोगे और पोजेशन के टाइम पे क्या आपको पेमेंट करना है, और अदर खर्चे कुछ अगर हैं तो वो क्या हैं। ये ओवरऑल टोटल प्राइस के साथ साथ आपको रजिस्ट्री का कॉस्ट कितना है, इसके अदर कोई अगर और चार्जेस लग रहे हैं, जैसे कि रजिस्ट्री की राइटिंग फीस है या एडवोकेट के चार्जेस अगर कुछ हैं तो वो सारे चार्जेस का एक टोटल पहले लगा लेना है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए कि मेरी जेब से पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स कितना जा रहा है। क्योंकि कई बार यही होता है कि हम एक पूरा आइडिया उस प्रोजेक्ट का, उस यूनिट का नहीं लगाते हैं और सिर्फ बेसिक कॉस्ट जिसके ऊपर हम डील कर रहे हैं उसको ही देख के हम डिसीजन कर देते हैं एंड बाद में हमें कहीं ना कहीं पैसे पे करने में दिक्कत आता है। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप कुछ फाइनल करने जा रहे हैं तो आपको ये देखना है कि अदर खर्चे, कार पार्किंग और बहुत सारी और चीज़ें जिसके अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व है, वो आपको कितना पैसा खर्च करके यहाँ पे टोटल में पड़ रहा है यूनिट, राइट। अगर आप पूरा हिसाब देख के डिसीजन करेंगे तो कल को आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बट ये एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, राइट। ठीक है जी। इसमें एक चीज़ ये आप नोट कर लें। दूसरा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जब सब कुछ फाइनल हो गया है, लोकेशन हो गया है कि इसी प्रोजेक्ट में लेना है, ये भी हो गया है, वो रहता है सिलेक्शन ऑफ यूनिट। जी, ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जिसके ऊपर मुझे यूनिट सिलेक्ट करना है। सबसे पहला फैक्टर आता है कि मुझे फ्लोर कौन सा चाहिए, क्या मैं नीचे का फ्लोर लूँ या मैं अपर फ्लोर्स में कुछ सिलेक्ट करूँ। इसमें दुविधा एक पार्क फेसिंग, नॉन पार्क फेसिंग की भी आती है। वास्तु से रिलेटेड बहुत सारी हमारे मन में शंकाएँ रहती हैं, तो ये सब चीज़ें हमें उस टाइम पे डिस्टर्ब करती हैं, कंफ्यूज करती हैं बेसिकली। तो मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया देता हूँ। हालांकि इस छोटे से सेशन के अंदर हम ये सब चीज़ें नहीं बता पाएंगे, इनके ऊपर हम लोग डिटेल्ड वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, उसको सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे, तो आने वाले वीडियोस भी हम आपको देते रहेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ अगर हम बात करें सिलेक्शन ऑफ यूनिट की, तो एक और मेजर इसमें क्वेश्चन आ जाता है माइंड में कि पार्क फेसिंग लेना है या नॉन पार्क फेसिंग लेना है। तो देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। देखिए, पार्क फेसिंग अगर आप कोई यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मैक्सिमम थर्ड फ्लोर तक ही सोचना है। अगर आप 8th फ्लोर या 10th फ्लोर पे जा रहे हैं तब आई थिंक पार्क फेसिंग का कोई इतना वैल्यू नहीं रहता है, बिकॉज आप पार्क को उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे और आप प्रीमियम चार्जेस भी पे करोगे बट पार्क का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है, या हम आपको सलाह देते हैं कि आप पार्क फेसिंग और नॉन पार्क फेसिंग के बजाय ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो वेंटिलेशन को दें। सनलाइट कितनी आ रही है, क्योंकि डायरेक्शंस आपको पता है कि ईस्ट कहाँ आ रहा है आपके यूनिट के हिसाब से। तो आपके जो फ्लैट है या आपका जो अपार्टमेंट है उसके अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके अंदर सनलाइट का प्रॉपर
मतलब एंट्री होना चाहिए, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद ज़्यादा रहेगा बजाय इसके कि आप पार्क फेसिंग या नॉन पार्क फेसिंग में कंफ्यूज रहें। तो अगर आपके घर में प्रॉपर धूप आ रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, तो आई थिंक वो बेस्ट सिलेक्शन रहता है किसी भी अपार्टमेंट के लिए या यूनिट के लिए। वास्तु के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि वास्तु में हर जो इंडिविजुअल हाउस होता है उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पॉसिबल है हमारे लिए, हम कर सकते हैं, लेकिन फ्लैट के अंदर मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि फ्लैट के अंदर तो जैसा वो फ्लैट बन गया और जो डायरेक्शन में बन गया उसके अंदर चेंजेस पॉसिबल ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन रहता है वास्तु का वो रहता है ईस्ट किधर से देखना है। कुछ लोग घर के अंदर एंटर होते हुए ईस्ट देखते हैं, कुछ लोग घर से बाहर ईस्ट देखते हैं, तो कन्फ्यूजन यही रहता है कि डायरेक्शन कौन सा लें। तो इसका एक अलग से डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि वास्तु में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली वास्तु पुरुष उसमें एक टर्मिनोलॉजी है, उसके ऊपर पूरा स्टडी है, तो मैं कुछ चीज़ें उसकी आने वाले वीडियोज़ में आपके लिए लेके आऊँगा अगर आप वास्तु में इंटरेस्टेड हैं। बट सिंपली अगर हम देखें, वास्तु आप अपने फ्लैट का देख रहे हैं, ओके, तो आपको क्या करना है, आपके घर के अंदर से जब आप बाहर निकल रहे हैं, जो आपका एग्जिट है, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो जो डायरेक्शन है वो आपके घर का फेसिंग कहलाता है। मेरी बात समझ रहे हैं कि जब आप अपने घर के दरवाजे से खड़े हैं और दरवाजे से बाहर देख रहे हैं, अगर वहां पे ईस्ट आ रहा है तो आपके घर को हम लोग ईस्ट फेसिंग घर मानेंगे। ठीक है जी, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको किसी में वास्तु से कोई आपको ज़्यादा आप वास्तु के बारे में सोचते हैं या उसको मानते हैं, तो आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट से जो इसमें डिग्री होल्डर है या स्पेशलिस्ट है और सर्टिफाइड है, उससे ही आपको सलाह लेनी चाहिए। बिकॉज नीम हकीम खतरा जान, आपको पता है बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी सलाहें देंगे, तो आप उसमें कहीं गलत डिसीजन भी कर सकते हैं। तो वास्तु एक्सपर्ट से लें, या आप बेसिक थंब रूल लें कि जब आप अपने घर में खड़े हैं, आपके घर का जो एग्जिट आप अगर देख पा रहे हैं, तो एग्जिट जिस तरफ आ रहा है दैट इज द डायरेक्शन, वो आपके घर का फेसिंग हो जाता है। यानी कि ईस्ट फेसिंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, राइट जी। तो यहाँ कन्फ्यूजन सिलेक्शन का आप सब चीज़ें देखें, लेकिन प्रायोरिटी वाइज उसको प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 लेके चलें। जैसे आप किसी भी चीज़ पे स्टिक मत करें, आप कभी भी सिलेक्शन कर रहे हैं तो उसमें स्टिक करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो जो यूनिट आप देख रहे हैं वो बिक चुका है। तो आपको अगर ये चीज़ हम सोच के चल रहे हैं, लेकिन अगर ये नहीं मिली तो हम ये देखेंगे। यानी अगर हमें ईस्ट फेसिंग नहीं मिला तो हम नॉर्थ ईस्ट फेसिंग देख लेंगे, अगर हमें पार्क फेसिंग नहीं मिला तो हम चलो वेंटिलेशन देख लेंगे कहाँ पे बेटर है या सनलाइट कहाँ बेटर है। तो अगर आप इस तरह की प्रायोरिटीज लेके चलेंगे लाइफ में तो बड़ी जल्दी डिसीजन कर पाएंगे। अदरवाइज आप काफ़ी देर तक सर्च करते रहेंगे और आप अल्टीमेटली अपने डिसीजन को ड्रॉप कर देंगे और एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का आप खो देंगे। ठीक है जी। तो पहला, आपको टोटल प्राइस, ग्रैंड प्राइस का ध्यान रखना है। सेकंड, सिलेक्शन ऑफ यूनिट में आप ये चीज़ों का ध्यान दीजिए। तीसरा, कभी भी आप डिसीजन कर रहे हैं उससे पहले टेंटेटिव लोन की एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर लें कि आप कितना लोन अवेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इनकम। तो इसके लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कि होम लोन कितना आप ले सकते हैं, कितने की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये अगर आप आई वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा, इसमें आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो को भी देख सकते हैं। एंड अदर कोई और भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं आपकी रिगार्डिंग होम बाइंग, आप हमारी स्क्रीन पे जो नंबर्स हैं उस पर भी कॉन्टैक्ट करके अपनी क्वेरीज दूर कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो यहाँ है, आपको एग्रीमेंट जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपका एग्रीमेंट होता है कुछ, कई बार 10 पेजों का होता है, कई बार 20 पेजों का होता है। तो अलग अलग बिल्डर्स के अलग अलग एग्रीमेंट में क्लॉजेज रहते हैं। स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट के साथ कुछ ना कुछ वो अपने अल्ट्रेशन रखते हैं। तो आपको क्या करना है, कोशिश कीजिए कि हैस्टी डिसीजन मत लीजिए और कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट जब आप डिसीजन करने बैठ रहे हैं वो आप पहले से मंगवा लें बिल्डर से। और बिल्डर को इसको देने में कोई परेशानी नहीं होगी, उसके पास फॉर्मेट बना होता है, ही कैन सेंड इट टू यू। आप रात को उसको पूरी तरह से पढ़ें, उसको स्टडी करें, और जब बिल्डर के पास बैठें और डिसीजन कर रहे हो तो उससे एक चीज़ आप जरूर पूछें कि बाई चांसली अगर मैं ये आज डिसीजन कर देता हूँ और अनफॉर्चुनेट रीज़न से मुझे अगर ये कैंसिलेशन जाना पड़ता है तो आप कितनी देर तक मेरा कैंसिलेशन में मेरे को कुछ भी कटिंग नहीं करोगे, ये आपको पूछना है। देखिए, बिल्डर तो नॉर्मली आपको कभी भी नहीं चाहेगा कि आप कैंसिल करें, लेकिन अनफॉर्चून इवेंट किसी के साथ भी हो सकते हैं, जैसे कि जॉब लॉस, या हो सकता है कि जहाँ से आपको पैसा आना था वहाँ से आपको पैसा नहीं आया, या कुछ भी रीज़न हो। लेकिन आप बिल्डर से अगर ये पूछेंगे नहीं तो डेफिनेटली वो ऐसे बात के ऊपर डिस्कशन नहीं होगा। और कल को अगर बाई चांसली ऐसा कुछ हो जाता है
तो आप वहाँ पे बात नहीं कर पाओगे। आपको ये पूछना है इन केस ऑफ एनी कैंसिलेशन आपका अगर बन जाता है तो टिल हाउ मेनी डेज विल यू बी एबल टू रिम्बर्स मी माई मनी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट 5th चीज़ ये है कि जो भी डिसीज़न आपने किया है, अगर आपने सब चीज़ों को मायने में रख के किया है, बिल्डर का प्रोफाइल, उसका पहले हिस्ट्री क्या है और उस जगह पे प्राइस क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको नुकसान नहीं होगा मुझे लगता है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए आगे देखते हैं। इसमें मिस्टर विशाल हैं पटियाला से। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इनका कि हाउ कैन वी नेगोशिएट विद द बिल्डर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। तो देखिए विशाल जी, ऐसा है कि बिल्डर से नेगोशिएशन कैसे कर सकते हैं ये तो डिपेंड करता है कि बिल्डर कैसा है। कई बिल्डर्स हैं मार्केट के अंदर जो कि नॉन नेगोशिएबल पॉलिसी पे चलते हैं, उन्होंने अपना पहले ही रीजनेबल प्राइस रखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट नहीं करते हैं। लेकिन कुछ बिल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने थोड़े अपने रेज्ड रखे हैं प्राइसेस और वो अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बिल्डर नेगोशिएबल है या कौन सा नहीं है। तो इसके लिए आपको एक अच्छे रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए। आप हमें भी बात कर सकते हैं, हमारे नंबर आपको टीवी स्क्रीन पे हैं, हम बता सकते हैं कि कौन से एरिया में कौन सा बिल्डर नेगोशिएट कर सकता है और किस लेवल तक कर सकता है, हमें आइडिया रहता है। लेकिन अगर आप खुद अपने लेवल पे करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है वाइल नेगोशिएटिंग विद द बिल्डर। तो इसके ऊपर भी हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही लेके आ रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें क्वेश्चन किया है कि नेगोशिएशन कैसे किया जाए बिल्डर से, राइट। तो विल डेफिनेटली कम अप विद सम वीडियो। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा जल्दी ही। एंड आपका सेकंड क्वेश्चन है विशाल जी कि नेगोशिएशन किस एक्सटेंट तक हो सकती है। तो देखिए ऐसा है कि इट ऑल डिपेंड अपॉन कि आप किस तरह से वहाँ पे डील कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ डिटेल डिस्कशन करने के बाद नेगोशिएशन कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर चलो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपफ्रंट मनी बिल्डर को दे रहे हैं और उसका प्रोडक्ट अभी डिलीवरी होने में 1 से 2 साल का टाइम पीरियड है, यानी कंस्ट्रक्शन लिंक में अगर जाएं तो उसको शायद हमने 15 से 20 या 30% ही पैसा देना था। लेकिन अगर आपके पास पैसा पूरा अवेलेबल है एंड यू आर एबल टू पे टू द बिल्डर, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा नेगोशिएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द ट्यून्स ऑफ 3 to 4% डिपेंडिंग अपॉन द बिल्डर। तो वो आप अपना पेमेंट टर्म के हिसाब से भी नेगोशिएशन कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें फैक्टर आते हैं। आई डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो फॉर यू एंड मैनी अदर्स जो कि नेगोशिएशन के ऊपर ज़्यादा चाह रहे हैं कि बिल्डर से कैसे किया जाए। तो उससे विशाल जी आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपसे पूरा डिटेल में बात करेंगे। एंड बिल्डर अगर अच्छे प्रोफाइल का है तो डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे आपको अच्छा प्राइस भी वहाँ पे दिलाएं। ठीक है सर। थर्ड है मिस्टर नवीन बांसल हैं फ्रॉम चंडीगढ़। हाउ टू नो इफ द बिल्डर इज चार्जिंग जेन्युइन रेट इन एनी पर्टिकुलर लोकेलिटी। देखिए नवीन जी, इसमें कोई भी बिल्डर एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर एक पर स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर ही अपना प्राइस चार्ज करता है। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राइस के अंदर डिफरेंस ला देती हैं, जैसे कि वो क्या क्या अमेनिटीज़ दे रहे हैं वहाँ पे। अगर एक बिल्डर है जो कि लेट्स एग्जांपल लेते हैं कि 3000 पर स्क्वायर फीट एरिया चार्ज कर रहा है एक 3 BHK के लिए और या 4 BHK उसके अपार्टमेंट में है, तो अब एक और बिल्डर है वो 4000 या 4500 चार्ज कर रहा है पर स्क्वायर फीट। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके अंदर डिफरेंस क्या है। क्या वो दोनों सिमिलर बिल्डर्स हैं? क्या जो 4500 चार्ज कर रहा है उसमें कुछ एमिनिटीज़ में वो फ़र्क डाल रहा है? क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में फ़र्क है? तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर भी मैटर करता है। हाँ, लेकिन अगर एक सिमिलर प्रोडक्ट है, अगर वो सिमिलर एरिया में है, उसके अंदर एमिनिटीज़ भी कंपेरेबल हैं, तो आपको 1 से 2 प्रोडक्ट उसी एरिया में और सर्वे करके ये आइडिया लग जाएगा, या एक अच्छा ब्रोकर, एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट आपको इसका आइडिया दे देगा कि इस एरिया में ये पर स्क्वायर फीट रेट आता है और आप जो बजट लेके चल रहे हो उसके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट आपके रिक्वायरमेंट में फिट बैठते हैं। तो पर स्क्वायर फीट एरिया डेफिनेटली एक डिसाइडिंग पॉइंट है आपके डिसीजन में। बट आप कभी भी जाके पर स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर ही कंपैरिजन मत करें। अदर थिंग्स विल ऑल्सो मैटर जब आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपने वहाँ रहना है और ये सब चीज़ें आप अपने फ्यूचरिस्टिक व्यू के साथ डिसीजन लें तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा।
तो दोस्तों आज हमारे जो क्वेश्चंस थे, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आए थे, लेकिन उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस और उनका हमने थीम भी एक जैसा रखा है। जैसे नॉर्मली इन तीनों का थीम एक ही ऊपर है कि नेगोशिएशन क्या होगा या प्राइस क्या होगा। तो वुड बी कमिंग विद अनदर एपिसोड जिसके अंदर हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आएंगे एंड ट्राई करेंगे जो अभी यशवर्धन जी ने या विशाल जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है कि नेगोशिएशन के ऊपर एक वीडियो बनाएं, हम लोग ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको हमारा ये कोशिश या प्रयास अच्छा लग रहा है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करेंगे, तो हम लोग लंबे समय तक बने रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि हम लोग दोबारा मिलेंगे अगले संडे। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।